नाजरीन आदाब, मैं हूँ एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, आप तमाम की मोहब्बत और दुआओं की बदौलत मुनसिफ चैनल के स्टाफ की मेहनतों के नतीजे में बफज़ल ताला एक और नया प्रोग्राम आप तमाम के सामने लेकर आए हैं, जिसका नाम है लीगल पॉइंट्स लाइव। दोस्तों, लीगल पॉइंट्स लाइव को शुरू करने के कई एक मकासद, कई एक वजूहात हैं। सबसे अहम वजह जो हमारी नज़र में है वो ये है कि यूँ तो कहने को आज हिंदुस्तान की आज़ादी के 65 साल के बाद भी ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका जहां गैर तालीमी याफ्ता है, यानी अनएजुकेटेड है, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग तालीमी याफ्ता हैं उनमें भी कसीर तादाद में लोग अपने हुकूक से या अपने लॉ ऑफ द लैंड से वाकिफ़ नहीं है। इसके भी कई वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारी नज़र में अहम वजह है, यूँ तो कहने को हमारे हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज यानी कौमी ज़बान हिंदी है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट और स्टेट असम्बलीज़ में जो कवानीन बनाए जाते हैं वो अंग्रेज़ी में बनाए जाते हैं। शायद यही वजह है दोस्तों कि जो लोग तालीम याफ्ता है, जिन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में तालीम हासिल की, वो इन हुकूक से वाकिफ़ नहीं हो पाते या इन कवानीन को बेहतर अंदाज में समझ नहीं पाते। लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे कानून से जुड़ी किताबों में अक्सर हमें एक जुमला पढ़ने को मिलता है कि लॉ हेल्प्स विजिलेंट एंड नॉट डॉर्मेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कानून गाफिलों की मदद नहीं करता। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर हफ्ते आप तमाम के सामने हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ वकला को पेश करें, ताकि वो अपने इल्म जो कानून से जुड़ा है, वो अपने तजुर्बात जो कानून से जुड़े हैं, आपको आसान ज़बान में समझाते हुए आपको अपने हुकूक से वाकिफ़ करवाएं। तो आइए नाज़रीन, जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे रिट्स एंड PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर। और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसी काबिल खातून कानूनदा को मदऊ किया है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपने बहैसियत असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में अपने 2 टर्म्स बखूबी मुकम्मिल किए और अपनी काबिलियत का सिक्का मनवाते हुए फ़िलहाल आप हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट प्लीडर के ओहदे पर फायज होते हुए तकरीबन 7 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की नुमाइंदगी करती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सोफिया बेगम साहबा की। आप आंध्र प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की मेंबर भी हैं। आप फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर की जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। इन तमाम मसरूफियात के साथ साथ आपने फ़िलहाल अभी कुछ दिन पहले लीगल स्टडीज़ में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। दोस्तों, एक और अहम चीज़ मैं डॉक्टर सोफिया बेगम साहबा के बारे में बताता चलूँ कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की तारीख़ में आप पहली मुस्लिम खातून कानूनदा हैं जो गवर्नमेंट प्लीडर के अहदे पर फायज हुई हैं, और इस अहदे पर फायज होते हुए मिल्लत इस्लामिया का आपने बहुत नाम ऊंचा किया है। तो नाजरीन, आइए आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइफ में सोफिया बेगम साहिबा का खैर मक़दम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई। इतनी तमाम मसरूफियात के बाद भी आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, हमें बहुत और बेहद खुशी है। मैं आपसे गुफ्तगू ज़रूर जारी रखूँगा। शुक्रिया। उससे पहले हम चाहेंगे कि नाजरीन फिर से आज का हमारा उन्वान नोट कर लें। आज हम गुफ्तगू करेंगे रिट्स एंड PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हमेशा की तरह 04066660058, एक और नंबर है 04066660059। दोस्तों, कॉल करते वक्त 3 चीज़ों का ज़रूर ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले सवालात मुख्तसर से हम तक पहुँचाएँ। दूसरा, जब भी आप टेलीफोन पर गुफ्तगू करें तो टेलीविज़न की आवाज़ को बिल्कुल म्यूट कर दें या बंद कर दें। तीसरा, अगर आप हमसे सेलफोन पर गुफ्तगू करें तो प्लीज़ खुले में आकर कॉल कीजिएगा, ना ही कोई बंद कमरे में। उम्मीद के इन बातों पर अमल करते हुए आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। दोस्तों, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करना चाहूँगा जो आज का हमारा उन्वान भी है, रिट्स, WRITS। रिट्स का क्या मकसद है, ये क्या होता है, इसके ताल्लुक़ से हम सोफिया बेगम साहिबा से गुजारिश करेंगे कि इसके ताल्लुक़ से आप ज़रूर तफसीली रोशनी रिट्स पर डालें। देखिए, ये क़ानूनी मसले मसाइल जो हैं कई पहलू में कई किस्मों के केसेस होते हैं जी, जैसे कि सिविल लिटिगेशंस, क्रिमिनल लिटिगेशंस और सर्विस लिटिगेशंस वगैरह वगैरह।
अब फ़र्ज़ कीजिए सिविल लिटिगेशंस है, ये लिटिगेशंस ऐसे हैं जो कोई प्राइवेट पर्सन्स के बीच अगर कुछ इख्तलाफ हो, जैसे कि प्रॉपर्टी के बारे में हो या माल मिल्कियत, अगर कोई एग्रीमेंट्स वगैरह पूरे नहीं होते हो, कहीं पे कोई कब्ज़ा करते हो किसी की ज़मीनात पर, या फिर कोई एग्रीमेंट पूरी ना होती हो, इन सब जो भी माल और मिल्कियत के वाज़े से है, ये सब सिविल लिटिगेशंस के तहत आते हैं जो टॉर्शियस लाइबिलिटीज़ होते हैं। तो इन सारे लिटिगेशंस को सिविल कोर्ट्स के तहत दायर किए जाते हैं, मुकदमे चलते हैं। जहाँ तक कि क्रिमिनल एक्ट है, जो क्रिमिनल लायबिलिटीज़ है, इसके लिए क्रिमिनल कोर्ट्स के तहत मुकदमे चलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई जानी धोखा हो या धमकी दिया जाता हो या कोई जिस्मानी तकलीफ़ात देते हो, और इसके अलावा फैमिली कोर्ट्स हैं जिसमें फैमिली मैटर्स को डील किया जाता है जी। अब इससे हट के सर्विसेज लॉस है जिसमें APAT और CAT है, जहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और उनके अगर एम्प्लॉयमेंट में कोई फैसले करने हो, जैसे अपॉइंटमेंट के ताल्लुक से हो, टर्मिनेशन हो या अब्जॉर्प्शन, रेगुलराइजेशन वगैरह वगैरह, तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट की APAT के तहत आते हैं। और CAT जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास आते हैं, इसी तरह लेबर कोर्ट्स हैं। तो ये अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं। अब ये सब इस तरह से है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो रेमेडीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के रेमेडीज़ हैं, इसके लिए रिट पिटिशंस को फाइल किया जाता है। ये रिट पिटिशंस जो है हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हॉनरेबल हाई कोर्ट्स में फाइल कर सकते हैं, जो आर्टिकल 32 के तहत हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में दायर किए जा सकते हैं। तो ये जितने भी रिट पिटिशंस होते हैं, ये रिट डायरेक्शन या ऑर्डर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम्पावर्ड द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टन रिट्स टू सेफगार्ड एंड टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो कोई भी सिटीजन्स को अगर कोई वायलेशन होता है इन फंडामेंटल राइट्स का, तो दे कैन परस्यू द मैटर्स बाय वे ऑफ रिट पिटिशंस। तो आपके कहने का ये मतलब है, जैसा कि आपने तफसीली अंदाज में बताया कि सिविल मैटर्स के अगर केसेस हों तो सिविल कोर्ट्स में जाना चाहिए, क्रिमिनल का मसला हो तो क्रिमिनल कोर्ट्स में जाना चाहिए, अगर सर्विसेज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स हों या फिर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो ट्रिब्यूनल्स उसके लिए बनाए गए हैं। स्टेट लेवल पर एक बनाया गया है, सेंट्रल लेवल पर एक बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाते हैं, अगर वो वायलेट होते हैं तो फिर रिट की शक्ल में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डाला जाता है। तो हम ये मान लें कि रिट भी एक किस्म का मुकदमा ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 36 तक जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आते हैं, तो इसमें से तकरीबन 14 से लेके 32 तक जो है प्योरली फंडामेंटल राइट्स है। अगर इनका कोई वायलेशन होता है तो इसके अगेंस्ट रिट पिटिशंस दायर किए जा सकते हैं। अब मोटे मिसाल से अगर कहना हो, कोई भी आम सिटीज़न है जिसको कोई भी तकलीफ़ अगर सरकारी दफ्तरान या सरकार से या कोई कॉरपोरेशन हो या स्टैट्यूटरी बॉडी हो, तो आइदर एनी एक्ट और ओमिशन, कोई एक्शन लिया जा रहा हो या फिर कोई इनएक्शन हो जिसकी वजह से इनको जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होती हैं इन बॉडीज़ की, तो इफ़ दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तब टू एनफोर्स सच ऑब्लिगेशंस दे आर सपोज टू फाइल द रिट पिटिशंस। जी, तो हुकूमत के खिलाफ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के खिलाफ वो मुकदमे आप रिट की शक्ल में। जी हाँ, जैसे अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज के तहत डिपार्टमेंट्स होते हैं जी। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन तमाम डिपार्टमेंट्स में जो कोई भी कार्रवाइयाँ होती हैं, अगर उनमें कुछ तकलीफ पेश आ रही हो आम सिटीजन को जी, तो उनके खिलाफ रिट पिटिशंस पेश किए जा सकते हैं। दैट अपार्ट फंडामेंटल राइट्स उनके जो हैं वो भी अगर वायलेट हो रहे हैं तो they can file a writ petitions before the Honorable Supreme Court as well as the High Courts. जी, तो जैसा कि नाज़रीन आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं रिट्स एंड PIL, इससे मुताल्लिक़ आप जैसा कि हमारे सूफिया बेगम एडवोकेट साहिबा ने फरमाया है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको कुछ काम करवाना हो, अगर वहाँ पर वो ड्यूटीज़ बखूबी ना निभाते हों या फिर और कोई भी कारपोरेशन हो, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो जो गवर्नमेंट के तहत आते हैं या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, अगर वहाँ पर किसी किस्म का मामला आपके
हक में नहीं हो रहा है, आप तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो इन हालात में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़ अगर आपको किसी किस्म का मुकदमा डालना हो तो वो आप रिट के तहत, रिट के नाम से हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को डाला जा सकता है। इससे मुतालिक आप सवालात हमसे कर सकते हैं। एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन साहब और क्या जानना चाहते हैं। हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताएं। मेरा नाम इकबाल मुजावर है, मैं गोवा से बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से नाम और आपका शहर दोहरा दें। गोवा से बोल रहा हूँ जी, आपका नाम? इकबाल साहब जी, फरमाइए। हाँ, तो मेरा सवाल यह है कि अभी जो म्युनिसिपैलिटी एरिया में जो गाड़ी वाड़े रहते हैं ना, जो स्टॉल्स जी, हाँ, तो वो उन लोग के हम लोग के पास लाइसेंस सब थे, तो रोड वाइंडिंग के लिए और फुटपाथ पे है बोल के उन लोग ने तोड़ दिए थे जी। तो अभी उन लोग ने हम लोग को मतलब तोड़ने की पहले नोटिस तो दे दी थी जी, मगर हम लोग के लिए उन लोग ने दूसरे कुछ एरिया वेरिया नहीं दी जी जी। तो जब म्युनिसिपालिटी से मतलब वो लोग क्या बोलते हैं, वो हाई कोर्ट से ऑर्डर आए ले जी जी कि सब जो फुटपाथ पे अगर तकलीफ हो रही तो वो निकाल देने के लिए जी। तो मगर उन लोग ने हम लोग के लिए कुछ ऐसा इंतजाम नहीं किया कहीं दूसरी जगह रोजी रोटी चलने के लिए। जी जी। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? चाहे ह्यूमन राइट्स के लिए उधर जाके कुछ कंप्लेन दे सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो लोग तो कुछ जवाब उनको नहीं आ रहा है जी। बहुत बहुत, क्योंकि हमारे 50-60 साल से हम लोग का उसी में बिजनेस चल रहा था जी जी। तो उसके लिए तो हम लोग म्युनिसिपालिटी को लाइसेंस वाइसेंस सब पे कर रहे थे, जो भी डॉक्यूमेंट जी। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने हमें गोवा से कॉल किया। ज़रूर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और सोफिया बेगम साहिबा से हम ये तो इस पर कुछ रोशनी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये साहब की जो तकलीफ़ है ये बहुत वाज़ेह है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि रोड वाइडनिंग जो है ये एक बहुत बड़ा पब्लिक कॉज है और इसके लिए जब कोई एक्विजिशन होता है किसी भी आसपास की ज़मीनों का वाइडनिंग पर्पस के लिए तो इन्हें पब्लिक वॉलंटरीली कोऑपरेट करनी चाहिए। हाँ, अब जहाँ तक एक्विजिशन का सवाल है, जब वाइडनिंग के वक्त आपके लैंड्स हो, आप या तो लीज होल्डर हो या फिर ओनर हो, तो उनसे लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत कॉम्पेंसेशन पे करके वो लैंड्स को ली जाती हैं जी। अगर अवेलेबिलिटी हो तो ऑल्टरनेटिव लैंड्स का है, लेकिन ऑल्टरनेटिव लैंड्स के बजाय यू विल बी पेड ए कॉम्पेंसेशन। सो बाय टेकिंग द कॉम्पेंसेशन अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट, अगर वो आपको वो कम भी लग रहा हो कॉम्पेंसेशन, आप उसको और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स के पास रेफ़र करते हुए उसके एनहांसमेंट के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है और आपने ये कॉम्पेंसेशन की बात नहीं की, आप ये कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव लैंड, तो आप लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स के पास अप्रोच होकर अगर आप कॉम्पेंसेशन के लिए रुजू करें तो इंशाल्लाह आपको उसकी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। जैसा कि इन्होंने फरमाया कि हाई कोर्ट से नोटिस आई है इसकी, तो क्या इस मामले में यह रिट पिटिशन हाई कोर्ट में डाल सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए इनको मौका दिया जाए? नहीं, अगर से नोटिस नहीं दी जाती है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही हो या फिर वक्त से पहले जो नोटिफिकेशन में दिया जाता है या फिर कुछ ऐसा गैर ज़रूरी कुछ अलग तरीके से हो रहा हो जी, जो आम आपके आसपास के लोगों से न होकर आपको कुछ सताया जा रहा हो, तब आप रिट पिटिशन दायर कर सकते हैं। या फिर लैंड एक्विजिशन प्रोसेस नहीं किया जा रहा हो और आपको बगैर कॉम्पेंसेशन दिए अगर आपकी ज़मीन एक्वायर की जा रही हो, तो तब आप रिट पिटिशन के तौर पर ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा इकबाल साहब, आपको वाज़ेह जवाब मिल गया होगा कि कंपनसेशन का मामला वहाँ पर होता है। बेशक आपकी जो तकलीफ है कि अल्टरनेट किसी किस्म का आपको ज़मीन नहीं मिल रही है, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट पर भी हमने एक बार गुफ्तगू की थी। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत अल्टरनेट ज़मीन देने का वहाँ पर कोई इस किस्म का जो है प्रोविज़न नहीं है। तो जैसा मैडम ने फरमाया कि कंपनसेशन आपको मिल सकता है, तकलीफ तो है बिल्कुल, इसमें कोऑपरेट करना भी एक पब्लिक की जिम्मेदारी है। कॉलर को शामिल करते हैं, फिर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। हेलो, ग़ालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है, तो इकबाल साहब को वाज़ेह जवाब मिल गया। हम रिट पिटिशंस पर गुफ्तगू कर रहे थे मैडम के रिट्स क्या होते हैं, जैसा कि आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही दाखिल किया जा सकता है। वजह क्या है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही रिट को दाखिल किया जा सकता है? These are the two constitutional courts जी,
and that is the one major reason. And writ petitions are filed there only, because all the other courts, these are specifically meant for the violations of the fundamental rights as well as statutory obligations of the officers. अब बाकी सब कोर्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि एक एक का एक एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक नेचर होता है. अब हाई कोर्ट में आप सिविल मैटर्स को भी ले आ सकते हैं, क्रिमिनल मैटर्स को भी, क्रिमिनल अपील्स, सिविल अपील्स वगैरह, या फिर जो भी ट्रिब्यूनल्स में ऑर्डर्स पास किए जाते हैं उन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स पर भी आप हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस डाल सकते हैं. जी, मैं तो माजरत खाई से रोकते हुए कॉलर को शामिल कर लेता हूं, फिर गुफ्तगू की जाएगी. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम और शहर का नाम? जी, मेरा नाम अब्दुल हफीज है, मैं निजामाबाद से बात कर रहा हूँ. अब्दुल हफीज जी, फरमाइए. जी, मेरा सवाल है, जैसे अभी रोड पे ट्रैफिक पुलिस के साथ जो है ना हादसा हो गया है, यानी ट्रैफिक से निकलते वक्त जो है ना ट्रैफिक पुलिस एक आदमी को मार दिया है, और उसका कंप्लेंट जो है ना पुलिस स्टेशन में गए तो ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना वहाँ पे गए, बाद में ऐसे हो गया, वो ऐसा ड्यूटी पे था, ऐसा बोल के जो है उधर कंप्लेंट नहीं लेते. तो इस बात पे क्या क्या एक्शन लेना चाहिए? ये पुलिस कांस्टेबल्स जो हादसा हुआ, ये क्या गाड़ी चला रहे थे या किस? हाँ, गाड़ी चला रहे थे. तो उनकी टक्कर से किसी एक नहीं, टक्कर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई. ऐसा रोड क्रॉस करने के टाइम पे जो ट्रैफिक क्लियर कर रहे थे ना उन्होंने, बोले आप मैं रोकने पर भी आप नहीं रुके बोल के, ऐसा बोल के वो टप्पड़ मार दिया, लेकिन उनकी गलती नहीं थी. जी, बहरहाल पुलिस कांस्टेबल ने मारने से वो साहब का वहाँ पे डेथ हो गया. नहीं, डेथ नहीं हुआ, ऐसे ही